अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद द नेम सखावत हुसैन लिमिटेड 2010-11 का ये क्वेश्चन है फ्रॉम द पास्ट पेपर। इस क्वेश्चन में गाइस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लोज का क्वेश्चन है ये, एंड द की इशू इन दिस क्वेश्चन इज कि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन नहीं है। अब अगर एक क्वेश्चन है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लोज का, तो उसमें हमने करना क्या होता है, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लेना होता है। तो अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए? यस, वी नीड टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर गिवन नहीं। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग द हेल्प ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। रिटेन अर्निंग्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का या रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लेना है। विल हैव ओपनिंग बैलेंस आपके पास आएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, जो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स कंबाइन हुए हुए हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का प्रॉफिट्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। रिटेन अर्निंग्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आके ऐड करता है, तो जो चीज क्रेडिट के बैलेंस को ऐड करती है वो आ जाएगी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो इंक्रीज करेगी क्रेडिट को। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओके, देन अगर हमारे पास कुछ ड्राइंग्स हैं, अगर ये सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है और अगर कंपनी है, तो इफ वी हैव सम डिविडेंड्स या ड्राइंग्स, तो वो हमने यहां से क्या करना होता है, ये ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग में से माइनस करनी होती हैं या ड्राइंग्स माइनस करनी होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे बच्चों? यस, यू आर राइट, तो वो ड्राइंग्स या डिविडेंड्स हमें डेबिट साइड पे लिख देने चाहिए। सो वी नीड टू राइट दीज बैलेंसेस ऑन डेबिट साइड। ओके सर, आगे क्या करना है मेरे बच्चों? देन वी हैव सर्टन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के इश्यूज। IAS 16 में हमने पढ़ा था कि एक रीवैल्यूएशन रिजर्व थोड़ा सा हम ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग ड्यू टू एक्सेस डेप्रिसिएशन, ड्यू टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जब भी एसेट्स पे रीवैल्यूएशन गेन आ जाते हैं, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं यार रीवैल्यूएशन सरप्लस है। फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ती है, तो वो जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है वो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालते हैं और रिटेन अर्निंग में लेके जाते हैं। तो दैट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वो रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करती हैं, तो वो मुझे यहाँ पे लानी चाहिए। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर है फ्रॉम रीवैल्यूएशन टूवर्ड्स रिटेन अर्निंग, ये वो आ जाएगा। अगर कोई है, देन वी नो दैट देयर कुड बी अ बोनस इशू फ्रॉम रिटेन अर्निंग, जिसकी डबल एंट्री होती है, डेबिट करते हो आप रिटेन अर्निंग, क्रेडिट करते हो आप शेयर कैपिटल। सो इफ वी हैव सम बोनस इशू, तो वो बोनस इशू भी यहाँ पे आ जाएगा। तो सर ये वो काम है जो आप लोगों ने करना है। तो जब ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिख देंगे तो यू विल गेट, अब मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, लेकिन सर इस अकाउंट में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता ही नहीं है। यस, यू आर राइट, इस अकाउंट से यू विल गेट योर बैलेंसिंग अमाउंट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपकी बैलेंसिंग अमाउंट होगी। तो जब बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा, नाउ यू कैन वर्क अराउंड दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आप इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर ओपनिंग गिवन होगा, क्लोजिंग गिवन होगा, पैट बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगी। दिस इज गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग अमाउंट, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट होगी। ये लें सर। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन किसी क्वेश्चन में होगी, किसी क्वेश्चन में नहीं होगी। डिविडेंड्स यूजली होते हैं बट जरूरी नहीं है, बोनस इशू भी जरूरी नहीं है। तो जब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा यार बच्चों, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग इसको लेके आएंगे एक छोटे से फॉर्मेट में, जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो आपको पता है ना, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में वी नीड हमारे पास जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, तो हम इसमें से टैक्स एक्सपेंस क्या कर देते हैं, माइनस। तो फिर हम टैक्स एक्सपेंस, गौर कर रहे हो जरा, टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हो आप लोग। तो जब आप लोग टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हो, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर आप मुझे बताएं कि रिटेन अर्निंग के अकाउंट से मैंने क्या कैलकुलेट करके लेके आऊंगा इधर? यस, यू आर राइट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं यहां से उठाऊंगा और इधर लिख दूंगा। अब
जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने यहां पे लिख लिया, तो मेरे बच्चों करना क्या है, अब ये टैक्स एक्सपेंस, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ है। ये टैक्स एक्सपेंस पहले लेस हुआ है पीबीटी में से, तो पैट आया। अब मैं रिवर्स कैलकुलेशंस कर रहा हूं, तो मैं पैट में टैक्स एक्सपेंस जो पहले माइनस था वो ऐड बैक कर लूंगा। तो जब मैं ऐड बैक करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां से आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर रिटेन अर्निंग का अकाउंट तो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट डिविडेंड्स। सर जब पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर इधर से पैट ही कैलकुलेट होगा, फिर डिविडेंड्स कैलकुलेट नहीं होंगे। सिंपल था। ओके सर, फेयर इनफ। इस तरह कैलकुलेट करना है क्या? इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है? बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ द सेकेंड इशू। इस क्वेश्चन में जो सेकेंड इशू है, दैट इज कि इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन। अब डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन, अब सर डेप्रीसिएशन क्यों चाहिए? सर हम फॉर्मेट जब बनाते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम पीबीटी से स्टार्ट करते हैं, और हर वो नॉन कैश एक्सपेंस जो पहले लेस हुआ होता है, हम उसमें जाके ऐड कर देते हैं। यही काम हम करते हैं, हम ऐड बैक करते हैं। तो ये डेप्रीसिएशन अगर गिवन नहीं है, तो हमें डेप्रीसिएशन चाहिए। तो हमें डेप्रीसिएशन चाहिए कहां से? सर जो डेप्रीसिएशन अगर गिवन ना हो, तो फिर मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ता है? डेप्रीसिएशन नॉट गिवन, तो आपको एक क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ता है टू कैलकुलेट दिस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाने वाला हूं। जब मैं क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बन गया। अब आपको लग रहा है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना है? नहीं, जो बात समझ आ रही है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कि भाई अब क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनना है और एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बनना है। तो अब जब आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे डेप्रीसिएशन की, डिस्पोजल की, उनमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को कंसीडर करना है, ये कैरिंग वैल्यू का अकाउंट नहीं है। तो मेरे बच्चों एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, ये रिडक्शन इन एसेट्स है। देन वी हैव क्लोजिंग बैलेंस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इधर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर ये अमाउंट इधर आ जाएगी। ये फिर मुझे पता है डिस्पोजल की एक डबल एंट्री होती है। डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट करते हैं, डिस्पोजल की एंट्री बनाने लगा हूं मैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट करते हैं, कैश डेबिट करते हैं, एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करते हैं, द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं डबल एंट्री बना के पोस्टिंग समझाऊं आप लोगों को, क्योंकि अब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाने वाला हूं। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे डिस्पोजल की यहां पे एंट्री बना लेनी चाहिए, एंड आई नीड टू पोस्ट दिस। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चों, डिस्पोजल एंट्री में, डिस्पोजल जर्नल एंट्री में मुझे डेबिट करना होता है कैश को। जितने पैसे रिसीव हुए हैं वो कैश है। यूजली ये जो कैश होता है ये बैलेंसिंग अमाउंट होती है। यूजली कितने एसेट को बेच के कितने पैसे हैं मुझे नहीं पता होता, तो यही तो मुझे चाहिए होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सो डेबिट कैश होता है बच्चों। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी डेबिट होगा, सारी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को आपने एलिमिनेट करना है। एसिड की कॉस्ट को आपने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है एसिड की कॉस्ट को। ये एसिड की कॉस्ट अकाउंट में चला जाएगा, ये क्रेडिट हो गया। एंड द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी प्रॉफिट या लॉस, तो ये क्रेडिट पे भी आ सकता है, डेबिट पे भी आ सकता है। तो अगर ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, तो आपको क्या करना चाहिए? यू नो इट बेटर। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, और लॉस भी हो सकता है ऑब्वियसली, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल, ये ले। अब मेरे बच्चों क्या करना चाहिए? व्हाट इज द पोस्टिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्री? यार बच्चों, ये जो कैश है ना, ये जो कैश है, ये आप उठाएंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जाएंगे कि कितने पैसे रिसीव हुए हैं एसेट को बेचने से। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे आप लोग। फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये वाली एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डिस्पोजल के टाइम पे इस एसेट की जितनी भी थी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। यहां पे ये एसेट
कॉस्ट अकाउंट, ये भी अकाउंट में चली जाएगी, ऑब्वियसली एसेट के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। और ये जो प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाके ऐड या लेस हो जाएंगे। इन द सेम वे रीवैल्यूएशन अगर क्वेश्चन में हुई है तो रीवैल्यूएशन के टाइम पे भी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एलिमिनेट होती है, तो वो भी इधर आ जाएगी। तो यहां से अकाउंट बनाने के बाद अगर रिवैल्यूएशन नहीं हो रही ड्यूरिंग द ईयर, कोई कहानी नहीं है रिवैल्यूएशन की, तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। यहां से आप लोगों ने निकालनी होती है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। तो जब आपके पास डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर आएगी तो इसको आपने उठा के पीबीटी में जाके ऐड बैक करना है। तो ये क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि वी डोंट हैव डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, तो मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और कॉस्ट अकाउंट सेपरेट बनाने हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के। और दूसरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन नहीं था, तो वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज वेल। सो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या है। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, 11 मार्क्स का। यूजली यू कैन से कि इस तरह का क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करेगा और पार्ट ए में पूछा जाएगा। सो क्या करना चाहिए सर? वी नीड टू प्रिपेयर फॉर्मेट। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वो मुझे कह रहे हैं प्रिपेयर करें। सो आई नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और उसके लिए मुझे क्या कर लेना चाहिए? फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो फॉर्मेट में आप लोगों ने प्रॉपर कंपनी का नाम लिखना होता है, तो लेट मी डू दैट। तो ये सर ने दी, आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे सखावत लिमिटेड, तो ये आप लोगों ने लिख लिया। ये लें सर, तो सखावत लिमिटेड आ गया आप लोगों के पास। अब अगर आप लोगों के पास सखावत लिमिटेड आ गया है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आप लिखेंगे यहाँ पे। और फॉर द ईयर एंडेड आपके पास आ रहा है फॉर द ईयर एंडेड। ईयर देख सकते हैं क्वेश्चन से, ईयर एंड आ रहा है आपका 31 दिसंबर 2015, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015, ये इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को फॉर्मेट बना लेना चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो होती है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो ये मैंने हेडिंग दी सबसे पहली, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आ गया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपके पास अमाउंट आ गई, लें जी, ये आपके पास अमाउंट आ गई ये। अब कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है जी? कोई यहाँ पे ना आप लोगों को आदत बना लेनी चाहिए, को 5 से 6 लाइंस आपको छोड़ देनी चाहिए। फिर आप लोगों को लिखना चाहिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 5 से 6 लाइन छोड़ना, मैं कम छोड़ रहा हूं तो क्योंकि मैं जरा स्क्रीन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है जी? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लेंज। तो आपके पास एक प्रॉफिट आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। तो ये सर आप लोगों के पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए। इसमें आप लोग 3 चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इन्वेंट्री। ऑब्वियसली या तो वो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। फिर आप रिसीवेबल्स लिख सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर भी सकते हैं, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सर आपने लिख के इग्नोर क्यों किया है? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पे नजर दौड़ाई तो मुझे करंट एसेट्स पे टोटल नजर आ रहा है मुझे, और करंट लायबिलिटीज भी टोटल नजर आ रही है। तो मुझे इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स सेपरेट नहीं गिवन, तो जो चीज सेपरेट नहीं गिवन ऑब्वियसली वो नहीं की जा सकती। तो मुझे करंट एसेट्स की मूवमेंट लेनी पड़ेगी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के लिए। कैश ऑब्वियसली लैदा कर लेंगे, और इसी तरह लायबिलिटीज भी आप लोग लायबिलिटीज की मूवमेंट ले लेंगे ताकि आप लोग एक्रूअल्स और पेबल्स की मूवमेंट्स ले सकें। सो इसमें भी छोड़ दी जगह। और फिर आप लोगों के पास फाइनली यहां पे आता है टैक्स पेड या इंटरेस्ट पेड। अब टैक्स पेड जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो भी सकता है। इंटरेस्ट पेड के पास आपके पास ऑप्शन है, यू कैन राइट दिस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी जा सकता है। फिर अगली जो हेडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी कैश फ्लोज फ्रॉम, ये लें सर, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप हेडिंग लेंगे। फिर अगर मेरे बच्चों हम बात करें तो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर हम बात करें तो यहाँ पे 3 4 5 लाइन छोड़ने के बाद आप लोगों के पास आ जानी चाहिए कैश फ्लोज फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये एक और हेडिंग बना ली हम लोगों ने।
देन फिर यहाँ पे भी कुछ 4-5 ये पूरा लिखना है आप लोगों ने। 4-5 लाइंस यहाँ पे छोड़ने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। सो ओपनिंग बैलेंस पूरा लिखना है ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये पूरा लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इन द सेम वे ड्यूरिंग द ईयर, जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो भी आ जाएगा। सो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश इक्विवेलेंट। तो सर ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास। आपने फॉर्मेट बना लिया तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे पीबीटी चाहिए होता है, पीबीटी मुझे नजर ही नहीं आ रहा, मुझे इनकम स्टेटमेंट नजर ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट से शुरू करना होता है, वी डोंट हैव इनकम स्टेटमेंट हियर, ओके फाइन। तो फिर उसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स पे जाना होता है, तो हम एडजस्टमेंट्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी नजर भी दौड़ा लेते हैं कि गिवन क्या है। We have 2014 के balances, 2015 के current assets given है, investments given है, non-current assets given है, and we have accumulated appreciation as well. Non-current assets मतलब property, plant and equipment. Then we have non-current liabilities में loan है, खुद लिखा हुआ है, current liabilities given है, interest liability given है, और हमें पता है interest liability हमें चाहिए होती है to calculate interest paid. Then we have share capital and we have retained. रिटेन अर्निंग्स की जगह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का वर्ड भी यूज कर सकता था, कभी कभार तो पीएनएल लिखा होता है। अब मेरे बच्चों अदर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2015 इज एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 250 वर सोल्ड फॉर 320,000। एक इन्वेस्टमेंट थी जो 2,50,000 की थी, उन्होंने 3,20,000 की बेच दी है। मैंने डबल एंट्री बनाई, मैंने कहा यार डबल एंट्री बनती है इसकी, एडजस्टमेंट वन मैं जरा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ताकि जरा थोड़ी टेंशन हमें कम हो। तो डबल एंट्री बनती है मेरे बच्चों, डेबिट करेंगे हम लोग कैश को। हमने कितने की बेची? वो कह रहा है सोल्ड फॉर ₹320। और अगर 30 कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो हम 30 कॉमन लेके चलेंगे यार बच्चों। तो इसका मतलब है 320 की आप लोगों ने बेच दी, जो इसकी जिसकी कॉस्ट थी 250। तो डबल एंट्री होती है डेबिट कॉस्ट कैश, क्रेडिट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे हम लोग। और कितनी अमाउंट है यार ये बच्चों? 250। इन्वेस्टमेंट्स पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे होती है। तो कैश आ गया 320 एंड वी हैव अ डिस्पोजल का प्रॉफिट ऑन दिस। तो कितने का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है? बैलेंसिंग अमाउंट है सर, तो ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया यार बच्चों। तो अब मैंने क्या किया, यहां से अब पोस्टिंग करने वाला हूं मैं। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितना आ रहा है आप लोगों के सामने है। सो द अमाउंट ऑफ दिस प्रॉफिट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70। ये मैंने डबल एंट्री बना ली। अब मैं पोस्टिंग करने लगा हूं। कैश एसेट को बेचने से, एक एसेट को बेचने से, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो कैश आया वो 320 है। तो मुझे कहां लिख देना चाहिए? यस यू आर राइट, मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख देना चाहिए। तो क्या लिखना चाहिए जी? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, ले जी ये अमाउंट आ गई, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो पैसे आए हैं हमारे पास, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने लिख लिया, ये लें जी, फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से प्रोसीड जो आ रहे थे? वो आपके सामने है 320। तो एसेट को कितने का बेचा? ये इधर आ गया थी 320। ये अमाउंट आ रही है आपके पास? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है अमाउंट। ये लंच एक आउटर कॉलम भी बना लो। अब मेरे बच्चों एसेट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, पीबीटी में पहले ऐड हो चुका है सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं आप, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट सब बन चुका है। तो यार ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 70 का यहां पे आके पहले ऐड हुआ होगा, तो अब मुझे क्या कर लेना चाहिए? लेस कर लेना चाहिए। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल था 70 का, तो मुझे क्या करना चाहिए? यस यू आर राइट, तो मुझे 70 इधर पहले ऐड हुआ होगा, मुझे लेस कर देना चाहिए। आगे नेक्स्ट, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 250, तो मुझे इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। तो यहां पे ही बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हो गया ओपन। तो ये मेरी वर्किंग वन कह लें आप, इन्वेस्टमेंट की ओपन हो गई है। और इसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं मैं बाय 250, क्योंकि मैंने डिस्पोजल किया है, तो ये डिस्पोजल 250 इधर आ गया। ये लें सर, सर पोस्टिंग। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट क्या करना है?
फुली डेप्रिशिएटेड फर्नीचर कॉस्टिंग 200 वाज राइट ऑफ। फुली डेप्रिशिएटेड पे फोकस करना था। सर एक अगर एसेट 200 की कॉस्ट का है और वो फुली डेप्रिशिएटेड है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 200 है। वाज राइट ऑफ का मतलब है उठा के फेंक दिया, आपको बिका नहीं है। कोई ऐसा एसेट था वर्थलेस था, कबाड़िए को भी बेचने की कोशिश की तो कुछ नहीं बिका, स्क्रैप में भी नहीं गया। तो इसकी डबल एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग बनने लगी है। इसकी डबल एंट्री में बनाऊंगा, सेकंड एडजस्टमेंट है ये। सर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को मुझे डेबिट करना है। जितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होती है एट द टाइम ऑफ डी रिकग्निशन, जब आप एसेट को बुक्स में से निकालते हैं तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपने खत्म करनी है। सॉरी ये तो गिवन नहीं है, लिखा है फुली डेप्रिशिएटेड, इसका मतलब है जितनी कॉस्ट है उतनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। तो मेरे बच्चों क्या करना चाहिए, लिखा हुआ है 200 की कॉस्ट है तो डबल एंट्री राइट ऑफ हुआ है तो डबल एंट्री होनी चाहिए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट। सर कैश आया, कोई राइट ऑफ हुआ है जी, मतलब कोई कैश नहीं आया। एसेट की कॉस्ट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस होती है और मजे की बात यह है कि एसेट तो पूरा डेप्रिशिएट हो चुका था तो केड़ा प्रॉफिट केड़ा लॉस, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा बैलेंसिंग अमाउंट। सर करना क्या है, सर एसेट नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाएं, वहां पे लिखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं, वहां पे लिखें। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पे अगर एक खूबसूरत सी लाइन लगा के अकाउंट बनाऊं तो बिल्कुल आप लोगों की तरह खूबसूरत, तो मुझे लग रहा है मुझे इस तरह लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए यहाँ पे। तो वी हैव एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट यार बच्चों, ये लें। एंड वी हैव नॉन करंट एसेट का अकाउंट भी, तो हमारे पास नॉन करंट एसेट का अकाउंट भी आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट भी ओपन कर लिया। तो ये तीन बड़े मेजर अकाउंट्स हैं जो मैंने ओपन कर लिए हैं, बाकी साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये वर्किंग टू वर्किंग थ्री का रेफरेंस भी देना है आपने। तो यार ये नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट बना लिया बच्चों मैंने, और अब मैं पोस्टिंग करने लगा हूं इसकी। सर कैश कोई नहीं, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल कोई नहीं, पीएनएल का कोई आइटम नहीं है। तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट ऑफ के नाम से लिखते हैं, डिस्पोजल के नाम से लिखते हैं। तो ये लें, ये मैंने राइट ऑफ के नाम से लिख दिया कि ऐसा एसेट जो आपने राइट ऑफ किया। डेबिट हो गया, क्रेडिट एसेट की कॉस्ट होगी, तो ये भी आप लोगों ने राइट ऑफ करना था, और राइट ऑफ करके आप लोगों ने ये 200 यहाँ पे लिख लेना था। तो सर ये भी आप लोगों ने कर लिया। आगे देखते हैं सर। नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग 950,000 विद द नेट बुक वैल्यू ऑफ 160 वर सोल्ड फॉर 250। सर मुझे ये बताया गया नेट बुक वैल्यू कितनी, मुझे कॉस्ट गिवन है। आपको पता है ना नेट बुक वैल्यू और कॉस्ट का फर्क जो होता है, कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का फर्क ही accumulated एप्रिसिएशन होता है। सो वी हैव accumulated एप्रिसिएशन ऑफ 800,000। सो कॉस्ट थी 960, accumulated एप्रिसिएशन इज 800,000 एंड सोल्ड फॉर 250। तो मेरे बच्चों जरा जल्दी से बताएं डबल एंट्री क्या है। सर डबल एंट्री बन रही है आप लोगों के पास, तो डबल एंट्री बन रही है जी। जी सर, डेबिट कैश बताया उसने कितने का बिका, क्रेडिट डेबिट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं बताया था, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस, कॉस्ट में से माइनस करें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो नेट बुक वैल्यू आती है। तो नेट बुक वैल्यू गिवन थी, तो यार नेट बुक वैल्यू और कॉस्ट का फर्क 800 था। एसिड की कॉस्ट वाज 960, तो एसिड की कॉस्ट आप लोगों ने 960, एक नॉन करंट एसिड आप बेच रहे हैं, डेप्रिशिएबल एसिड 960 का बेचा कितने का यार बच्चों, 250 का। तो डेबिट कैश 250 पे यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल। तो अगर आप गौर करोगे तो डेबिट साइड पे 1050 आ रहा है, डेबिट साइड पे 1050 आ रहा है ना, क्रेडिट साइड पे 960 आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप लोगों को ये समझ आएगा कि इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, तो ये बात आप लोगों को समझ आएगी। तो बिल्कुल सर 90 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आ गया। अब मेरे बच्चों इसको पोस्टिंग कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है कैसे पोस्ट करेंगे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है बच्चों 90 पे। अब यू नीड टू पोस्ट दिस। अब आप लोग ये कैश उठाएंगे और ले जाएंगे इन्वेस्टिंग में। नॉन करंट एसेट्स को मैंने बेचा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिख देना चाहिए। तो जरा क्या लिखूं जी, पेमेंट फॉर, बल्कि प्रोसीड्स फ्रॉम, ये ऐसे ही जाएगा जी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट का नाम भी लिखा होगा, नॉन करंट एसेट ही है जी। तो बस ठीक है, फिर नॉन करंट एसेट, तो ये अमाउंट आ रही है बच्चों 250। कैश आना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में, ये 250 इधर आ गया। सर जो प्रॉफिट है 90 का वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ये 90 है तो पहले ऐड हुए होते हैं पीबीटी में, तो ये मैंने लेस करा दिया। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है सर वो तो कैलकुलेट करना है, वो तो बताया था कि कैलकुलेट करेंगे। कहां से कैलकुलेट करेंगे, रिटेन अर्निंग के अकाउंट से। ओके सर,
क्रेडिट प्रॉफिट भी हो गया सर, पहले ऐड हुआ हुआ था, लेस कर दिया। देन वी हैव एसेट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 800 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, 960 क्रेडिट हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डिस्पोजल इधर लिखना चाहिए 960। ये अमाउंट आ गई है आप लोगों के पास, ये 960 की अमाउंट आ गई है। ये अमाउंट आने के बाद बच्चों नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्या करना चाहिए। यस यू आर राइट, हमें करना ये चाहिए कि हमें अब देखना चाहिए कि हमने कॉस्ट के अकाउंट में लिख दिया है, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट में भी लिख देते हैं। यहाँ पे डिस्पोजल आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आएगी, दैट इज 800। तो सर ये होगी टोटल पोस्टिंग सर। अब मेरे बच्चों आगे क्या है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग 180 वाज पेड। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि इंटरेस्ट अमाउंटिंग 180 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तो इसके साथ लिख लो कि इंटरेस्ट अमाउंटिंग 180 वाज पेड। तो मैं बच्चों को कहता हूँ इसके साथ लिख लो ओ हो, क्या लिखना है, ओ हो। अब ये क्या ओ हो, ये क्या कहानी है सर, सर इंटरेस्ट पेड गिवन है। नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हमें इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करना पड़ता है, यहां पे इंटरेस्ट पेड गिवन है। तो मेरे बच्चों जरा गौर करना मैं क्या बोलने लगा हूं। सर इंटरेस्ट पेड जो होता है ना वो यहां पे आता है और ये गिवन है 180। इंटरेस्ट पेड जो है ये 180 यहां पे आना है, इंटरेस्ट पेड 180 यहां पे आना है। तो इंटरेस्ट पेड 180 यहां पे आना है, डन हो गया। अब मेरे बच्चों 180 इंटरेस्ट पेड इधर आना है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका क्या करना है आप लोगों ने, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपने ऊपर ऐड बैक करना होता है। देखो पीबीटी में से माइनस हुआ होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो जो माइनस हुआ है वही ऐड बैक करेंगे ना। तो पीबीटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है जो ऐड बैक होता है, नीचे से इंटरेस्ट पेड होता है जो लेस होता है। तो पेड मुझे गिवन है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां से निकलेगा, यस यू आर राइट, ये अब इंटरेस्ट अकाउंट से निकलेगा। तो मैं जल्दी से जरा इंटरेस्ट अकाउंट यहीं पे बनाने वाला हूं। ऑब्वियसली आप एक वर्किंग ओपन कर लेंगे, तो ये मैंने एक इंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर लिया। लाइन ही नहीं सीधी लग रही यार हमसे आजकल। तो मेरे बच्चों इंटरेस्ट अकाउंट आ गया आप लोगों के पास, ये लें सर। तो इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, प्लीज देखें जरा। आपके पास पेड आ गया, पेड मैंने लिख भी दिया। तो डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट कैश होता है ना, तो कैश चला गया, डेबिट इंटरेस्ट अमाउंट इधर आ जाएगी। तो ये पेड अमाउंट तो इधर आ गई यार, कैश 180, तो ये 180 इधर आ गई। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेबल गिवन था, कहीं ना कहीं अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी नजर आ रही है 200 एंड 150। तो मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस देखा 2014 का ओपनिंग बैलेंस था, तो मैंने यहां पे लिखा ओपनिंग बैलेंस विच इज एग्जैक्टली 150, और क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहां पे लिखा विच इज एग्जैक्टली 200। अब अगर मैं अकाउंट को बैलेंस करूं तो आई विल गेट यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस। आप देख रहे हैं जरा कर क्या रहा है आपके साथ, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कराया उसने, हालांकि नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन होता था, पेड अमाउंट निकालते होते थे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए क्यों, क्योंकि पीबीटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होना है। तो सर अगर हम इसको बैलेंस करें तो विल गेट द इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये अमाउंट आ रही है एग्जैक्टली 230। ये वो फाइनेंस कॉस्ट है जो आपके पास आई है, और वर्किंग का नाम दे दें इसको। मेरे पास कितनी अकाउंट्स ओपन हुए हैं, 1 2 3, तो ये वर्किंग 4 बन रही है मेरी, ये ले। तो वर्किंग फ्लोर से इंटरेस्ट एक्सपेंस 230 आया, और यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस 230 आपने ऐड बैक करा दिया। तो ये वो काम है यार गाइस जो आप लोगों ने करना था। तो नीचे इंटरेस्ट पेड है, ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे आप लोग कैश फ्लोज को डील कर रहे हैं, तो पेड अमाउंट्स आएंगी। पीबीटी में जो शामिल है वही निकालना है, तो जितना शामिल है निकाल देंगे, तो शामिल होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ओके सर, आगे चलते हैं। 20% of the opening and closing balances of current assets are represented by cash। 20% उसमें कैश है। सर ये क्यों चाहिए, सर करंट एसेट्स में से जो कैश होता है वो जाता है ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश के कैश इक्विवेलेंट में, यहां पे आना होता है उसने यहां पे आना होता है, इधर इधर। तो सर मुझे जरूरत है उसकी, तो मैंने क्या किया यार बच्चों, देख लेते हैं सर मैंने क्या करना था। मैंने करंट एसेट्स पे गया और उसका 20% ले लिया। तो करंट एसेट्स में यहां पे भी 20% लूंगा। तो यार बच्चों याद रख लेना, दोबारा जब करंट एसेट्स लेने हैं तो सिर्फ 80% की मूवमेंट लेनी है, और इसका भी 20% ले लिया।
तो ये इसका 20% उठाया और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में जाके लिख दिया। तो सर ओपनिंग बैलेंस जो आप लोगों के पास आ रहा है दैट इज 570, उसकी परसेंटेज। तो ये अमाउंट आ गई है सर, ये आउटर कॉलम में लिखते हैं यूजली मैं। तो ये 570 ओपनिंग आ रहा है आपके पास, और क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो 950 आ रहा है। सर ये कैसे आया? सर 20% लगाया है सर, कैलकुलेटर उठाए ना जरा, लगाएं कल 20%। 285030 कॉमन ले रहा हूं मैं, 2850 का 20%, तो अमाउंट क्या आएगी? 5 समथिंग। 475 का कितने परसेंट लेंगे आप? 20% लेंगे, तो ये भी एक अमाउंट आएगी 9 समथिंग। तो ये सर कहानी है आपके पास, और ये आप लोगों ने उधर लिख दी। नहीं सर एडजस्टमेंट्स खत्म, तो इसका मतलब है वी कैन मूव टुवर्ड्स द बैलेंसेस, जो बैलेंसेस गिवन है। करंट एसेट्स में जो 80% बचे पड़े हैं उनकी मूवमेंट लेनी है आपने। तो 80% देखें जरा कितने कितने, 20% कैश या कैश इक्विवेलेंट में जा चुके हैं, बाकी 8% इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है। और आपको पता है ना इन्वेंट्री का रिसीवेबल पेबल वर्किंग कैपिटल की चेंजेस हैं, तो मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाऊंगा, और तो मैं कहीं नहीं लेके जा सकता। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? सर इसका 80% ले लेना चाहिए। तो मैंने इसका 80% ले लिया, इसका 80% लिया मैंने बच्चों, ये अमाउंट आई एक यहाँ पे। इसका 80% भी ले लिया सर, 20% वो कैश में जा चुका है। फिर मैंने देखा कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, साफ पता चल रहा है इंक्रीज कर रहा है, साफ पता चल रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो देखें जरा कितने से इंक्रीज हो रहा है गाइस, इट 80%। तो अमाउंट आ रही है सर, अगर आप गौर करेंगे तो इंक्रीज इन, यहां पे आ जाएगा ये, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और ये अमाउंट आ रही है, ये लें सर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जो भी दोनों का डिफरेंस है उसका 80% ले लो, इसका भी 80 लेना है, इसका भी 80 लेना है, फिर माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस लेके भी 80% ले सकते हैं। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो मेरे बच्चों आ रही है दैट इज 1520। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स मुझे बताएं ऐड होना चाहिए लेस इन्वेंट्री का इंक्रीज, आउटफ्लो को रिफ्लेक्ट करता है ना, क्योंकि आपने खरीदी होगी। तो मेरे बच्चों ये आप लोगों ने माइनस करा देना, 1520। ओके। इसी तरह सर इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, 2500 ओपनिंग है, क्लोजिंग 2600 है। तो मैंने ओपनिंग लिखा यहाँ पे 2500, एंड क्लोजिंग भी लिख लिया। क्लोजिंग कितना है यार बच्चों? क्लोजिंग है 2600। ये लें सर। अब मेरे बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, जरा देख लेते हैं। नॉन करेंट एसेट्स का अकाउंट 9600 है, 9750। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस है यार बच्चों 9600, एंड क्लोजिंग बैलेंस है, लेट मी चेक अगेन, 9750। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 9750। ये ले। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आके गिवन है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 2450। तो ओपनिंग है 2540, 2450 है, 2450। ट्रांसपोजिशन एरर, तो 2450 आ गया यार बच्चों। कैरिड ऑन बैलेंस क्या आ रहा है आपके सामने है, कैरिड ऑन बैलेंस आ रहा है 2950। तो 2950 ये आ गया आपके पास, ये इंफॉर्मेशन है। ये नहीं सर, ये इंफॉर्मेशन है। अब हमें करना क्या है सर, दिस इज द क्वेश्चन। तो सर करना क्या है हमें? कुछ भी नहीं सर, आगे देखते जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन है, लोन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है ना इस दफा उधार लिया ना पैसे वापस किए, कुछ मूवमेंट नहीं है। करंट लायबिलिटीज में जो भी इंक्रीज है वो आपके सामने है, 1450 से 1850 पे चले गए हैं। 1850 पे जाने का मतलब है 400 का इंक्रीज आ रहा है। लायबिलिटी में इंक्रीज रिफ्लेक्ट करता है इनफ्लोज को, तो इंक्रीज इन करंट, सॉरी लायबिलिटीज में, इन करंट लायबिलिटीज ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है पेबल को। तो इन करंट लायबिलिटीज 400 है, तो ये ऐड ही हो जाएंगी। नेक्स्ट गाइस आपके पास शेयर कैपिटल गिवन है, 800 से 900 पे चला गया है। इशू ऑफ शेयर्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? इशू ऑफ शेयर्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख लेना चाहिए, यहां पे लिख लेना चाहिए। तो इशू ऑफ शेयर्स मैंने यहां पे लिख लिए, एंड द अमाउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स देख लेते हैं सर कितना है। दिस इज 800 से 8000 से 9000 पे है, तो ये 1000 का इंक्रीज है। इसका मतलब इस दफा आपने शेयर्स इशू करके 1000 कैश जनरेट किया है, बोनस इशू वगैरह नहीं थे, और शेयर प्रीमियम भी नहीं था, अदरवाइज आपको पता है मैं शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट भी बना सकता हूँ। Then 20% of the opening, then we have retained earnings. Finally, we have retained earning. Now we need to prepare retained earning का account in order to calculate profit before tax. तो ये 900 है बच्चों, ये 1100 है। कोई बोनस इशू नहीं है, कोई डिविडेंड्स नहीं है, कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है ड्यू टू रिवैल्यूएशन। सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे,
एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस भी क्वेश्चन में नहीं है, अगर आप दूर दूर तक गौर करें तो हल्का सा भी टैक्स एक्सपेंस नहीं है। इसका मतलब है बहुत आसान था प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स निकालना, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है। तो ओके, 900 और 1100, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाऊं, ये तो वैसे बनाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई और पंगा था नहीं। तो मेरे बच्चों, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जी 900, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1100, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन कहीं पे क्वेश्चन में टैक्स एक्सपेंस की बात नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट आ गई 200 बैलेंसिंग अमाउंट, एंड दिस इज योर पैट, और यही आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अगर कोई टैक्स ना हो तो इसको उठाया बच्चों, ये 200 हम लोग यहाँ पे लेके आए पीबीटी में, तो ये अमाउंट आ गई पीबीटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 200। तो सर ये एक सर कहानी थी, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लेट्स लेट मी बैलेंस दीज नॉन करेंट एसेट्स के अकाउंट्स और सारे के सारे अकाउंट्स। तो सबसे पहला अकाउंट जी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, यहाँ पे कैश एडिशंस आ जाएंगे, कितने आप लोगों ने खरीदे हैं, बैलेंसिंग अमाउंट लेनी है यार बच्चों, अकाउंट बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट, प्लीज बताएं कितनी अमाउंट आ रही है। 250, 2600, 2500, 258, 350 आ रहा है, आई बिलीव 350 आ रहा है, तो बिल्कुल 350 आ रहा है। इतनी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने खरीदी है सर। तो पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट्स 350, पेमेंट फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट्स 350। अब मेरे बच्चों आगे क्या करना है, आगे देख लेते हैं सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है 1500, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग को और इस साइड को बैलेंस किया तो डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन 1500 यहाँ पे आके क्या हो जाएगी जी, यू आर राइट, इधर आके डेप्रिसिएशन 1500 इधर आके ऐड हो जाएगी, और ये वर्किंग का रेफरेंस भी दे देंगे, वर्किंग 2 है हमारी, सेकेंड अकाउंट था हमारा। आगे मेरे बच्चों, ये वर्किंग 4 थी हमारी इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट। आगे यार बच्चों, अब आ जाओ यार, नॉन करेंट एसेट्स के अकाउंट में कैश एडिशंस आ जाएंगे। नॉन करेंट एसेट्स के अकाउंट में जो कैश एडिशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1310, 1310, ये नॉन करेंट एसेट्स हैं जो आपने इस दफा खरीदे हैं। तो पेमेंट फॉर नॉन करेंट एसेट्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1310। तो ये अमाउंट आ गई यार बच्चों। सर ये अकाउंट भी बैलेंस, ये अकाउंट भी बैलेंस, ये अकाउंट भी, डिस्पोजल हम पहले देख चुके हैं, इंटरेस्ट हम फाइनल कर चुके हैं, पीबीटी हम निकाल चुके हैं, वी आर गुड टू गो यार गाइस, ये लें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूजली दे कॉल इट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पे एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वो हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात तो है नहीं। तो प्लीज 1500 में से 200 में से 90 माइनस करें, 70 माइनस करें, 230 ऐड करें और 1500 ऐड करें, यू विल गेट 1770। इसको कहते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस जब एडजस्ट कराएंगे तो ये आ जाते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या ऑपरेटिंग जो कैश फ्लोज है फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये अमाउंट आ रही है 650, ये लंच। टैक्स पेड क्वेश्चन में था ही नहीं टैक्स पेड। तो जब आप लोग इंटरेस्ट पेड लेस कराओगे तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं इसको आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ, वो नहीं लिखते, यानी आंसर में यूजली इधर ही लिखा होता है। तो सर ये आपका पहला कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप मेरे बच्चों इसका फाइनल कर लें, जब इसको फाइनल करने लगेंगे तो आपके पास आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल, ये आ रहा है 1090 नेगेटिव, 1090 नेगेटिव। फिर अगर हम बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स 1000 आ रहा है जी आपके पास, इशू ऑफ शेयर्स के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, दैट्स इट। अब आप लोग इन तीनों एक्टिविटीज को करेंगे टोटल। यहां पे अब आपको पता है कि मैंने आप लोगों को बार बार बोला हुआ है कि आप जो इंक्रीज डिक्रीज लेंगे ना, वो आप ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस लेंगे, क्योंकि फिर कोई ना कोई गलती हुई होती है। अगर आप और करो तो 570 से 950 तक आप गए हैं। 570 ओपनिंग था, मेरी जेब में था, 950 मेरे ईयर एंड पे था। तो इसका मतलब ये है यार बच्चों, कितना इंक्रीज है इन कैश या कैश इक्विवेलेंट,
तो ये जरा देख लें इन कैश या कैश इक्विवेलेंट्स कितना है इंक्रीज। तो 570 से 950 तक ये आ गया 380, 380 आ गया। तो सर ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास। अगर तीन एक्टिविटीज ये माइनस दिस प्लस दिस, अगर इन तीनों का मिला के आंसर 380 है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो जरा चेक करें है या नहीं है। मैं भी चेक कर लूं, मैं भी चेक कर लेता हूं सर। तो अगर आप और करेंगे तो यूल फाइंड 470 पॉजिटिव है, -1090 है, +1000 है, तो ये 380 मिला के बनता है पूरा का पूरा। तो सर ये क्वेश्चन था विद द नेम सखावत हुसैन लिमिटेड। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हेन वी डोंट हैव डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एसेट का कॉस्ट का अकाउंट। एंड देन हमें क्या चाहिए, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना के प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।